and welcome to JPod. This is a podcast on journalists and journalism. My name is Krishna Prasad. We've been doing this series of podcasts in the season of the coronavirus, essentially to look at what is in store for Indian media and Indian print media in particular, and also what is in store for Indian journalists going forward because of the kind of challenges thrown by coronavirus and the COVID disease. This is a problem that is not specific to India. It's across the world. Today, the Guardian is reporting, the Financial Times is reporting that there are cuts also in the UK. Similar cuts have happened in the US, etc. But today we are going to speak really to a very, very special friend of mine, a very fine journalist and a great editor. His name is Om Thanvi. Mr. Thanvi Saab was editor of the Jansatta for a very, very long period of time. He is now the Vice Chancellor of the Haridev Joshi University of Journalism in Jaipur. Mr. Thanvi has been a very keen observer of journalism and also one of the more globally traveled Hindi journalists. So Thanvi Saab, it's great to have you on my show today and for you to speak to journalists around the country. And I welcome you to JPod, sir. Thank you very much, Krishna. Thank you very much. Thank you so much for joining me. You know, I am sure you have been observing what is happening to our profession. You're seeing all the good news, the bad news, and you've seen all the good journalism that has come out, but also you've seen the dark future somewhat, which is kind of looming large over the horizon. How do you look at the situation in Indian journalism, and more specifically in the case of Hindi journalism, of which you are really a true expert? Could I express myself in Hindi? Please, sir. Please. Yeah, I would be more comfortable. Yes, please. एक तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझको अपनी बात कहने का मौका दिया और ये जो नया माध्यम है पॉडकास्ट का और खासकर रेडियो का भी मैं सोचता हूँ उसको तो बचा के रखने की जरूरत है। पता नहीं कितना बचा पाएंगे हम लोग। जरूर बचा पाएंगे। हाँ, नहीं रेडियो तो दुर्भाग्य से हमारे देश में किसी सरकार ने अब तक हिम्मत ही नहीं की है कि रेडियो को खबरों के लिए खोल दे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर रेडियो को खबरों के लिए खोल दिया तो ये गांव में मजदूर और किसान तक जो जिस अखबार पढ़ने के लिए तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है, टीवी के लिए टीवी खरीदना जरूरी है, अगर रेडियो को खबरों के लिए खोल दिया तो सच्ची खबरें जो हैं वो खेत तक और मजदूर तक पहुंच जाएंगी। इसलिए रेडियो का लाइसेंस नहीं दिया जाता है कि सिर्फ एफएम का लाइसेंस दिया जाता है गाना बजाना करने के लिए। एनीवे न्यूज़ के लिए नहीं देते हैं वो। दैट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग इन इंडिया पर्टिकुलरली। आप तो बाहर देखते हैं बीबीसी और तमाम लोगों में किस तरह से वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म रेडियो का है। हमारे यहाँ उसको डेवलप करने का मौका ही नहीं दिया गया और जानबूझ के नहीं दिया गया क्योंकि उससे सरकारों को खतरा है। बहरहाल जो असली बात आपने पूछी, देखिए कोरोना की महामारी ऐसे मौके पे आई है जहां पहले से जो मीडिया है खासकर प्रिंट मीडिया वो एक महामारी से जूझ रहा था, पहले से संकट में था और उसके बाद में ये जो संकट आया है इसने तो मानिए कि उनकी कमर तोड़ दी है और बहुत अखबार मुश्किल में थे। और इस कोरोना से ठीक पहले हिंदी के एक बहुत बड़े अखबार जिसके बहुत सारे संस्करण अलग अलग राज्यों से निकलते हैं, वो इसकी तैयारी कर रहा था कि कैसे जो है वो क्लबिंग की जाए और कुछ जगहों पे ऐसे सेंटर्स बना करके, और तो इससे बहुत सारे लोगों की नौकरी जाने का भी खतरा था। और ये इसके बीच में ये जो कोरोना वाली जो चीज आई है तो इसे समझा जा सकता है क्योंकि लोगों ने अखबार, बहुत से लोगों ने लेना बंद कर दिया है। जो विज्ञापन है वो विज्ञापन टीवी को ज्यादा मिलने लग गया है क्योंकि लोग घरों में टीवी देख रहे हैं। अखबार पढ़ने की आदत वैसे भी लोगों की जो है वो धीमे धीमे मेरा मानना है कम हो रही थी क्योंकि टेलीविजन आपको एंटरटेन भी कर रहा है। तो ठीक है, उसमें जितनी खबर मिल जाती है। अखबारों की जो जरूरत है उसकी समझ, उसके लिए थोड़ा जैसा मैंने कहा पढ़ा लिखा होना जरूरी है और अपने आप की समझ भी चाहिए, टेलीविजन के लिए नहीं चाहिए। तो ये जो अखबारों की मुश्किल थी, इस मुश्किल को जब कोरोना आ गया है तो मेरा मानना है कि उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। विज्ञापन की भी समस्या है सबसे बड़ी बात तो,
क्योंकि उनको विज्ञापन कम होगा जो पहले से कम था, और उसके बाद में उनको इतने पत्रकारों को जो साथ लेकर के चलना था, तो अब चूंकि अगर उनकी आय कम हो जाएगी और उनकी सर्कुलेशन भी नहीं रहेगी, उनका विज्ञापन भी घट जाएगा, तो ये आप समझ सकते हैं कि उनका भविष्य जो है वो बहुत ही एक तरह से अंधकारमय हो गया है। अखबार हमारे भारत में बिकते हैं और वो बहुत कम कीमत पे बिकते हैं। उनका जो टैग है, प्राइस जो है, वो बहुत ही नॉमिनल होता है, क्योंकि वो जो विज्ञापन है, विज्ञापन से पैसा कमाते हैं, और विज्ञापन ज्यादा तभी मिलता है जब अखबार बहुत ज्यादा सर्कुलेट होता है। तो हमारे यहाँ इंडिया में ये स्ट्रेटेजी हमेशा अखबारों ने अपनाई कि बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे अखबार को लोगों तक पहुंचाएं और उसकी कीमत विज्ञापन वालों से वसूल कर लें। तो चूंकि ज्यादा लोगों तक कम कीमत पे पहुंच जाएगा, तो लगेगा इतने लोगों तक पहुंच रहा है, बल्कि कई जगहों पर तो मुफ्त में सामान दे करके, कुर्सी दे करके और इस तरह के गिफ्ट्स दे करके भी वो लोगों तक पहुंचते हैं। तो लोगों को लगता है अखबार तो हमको ऑलमोस्ट फ्री मिल रहा है, और इतने लोगों तक पहुंचने के बाद में उनको एडवर्टाइजर्स जो हैं उनसे विज्ञापन मिलता है। अब जब लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं, और कोरोना की समस्या आप मान सकते हैं कि तात्कालिक है, तो कुछ समय के बाद में मानना चाहिए कि खत्म हो जाएगी, लेकिन इससे जो इनकी कमर टूट जाएगी अखबारों की, जो पहले से मैंने कहा कि बहुत ही खराब हालत में थे, अब इसके बाद में जो उनकी कमर टूट जाएगी और उनका जो सर्कुलेशन है वो काफी घट जाएगा, तो उनके जो एडवर्टीजमेंट हैं, उनका जो विज्ञापन है, वो विज्ञापन कितना रह जाएगा। तो कुल मिलाकर के उनकी जो आर्थिक दशा है, उनकी जो माली हालत है, वो बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति में आ गई है। क्या आप कई अखबारों की शटडाउन की समाचार सुने हैं, या कई जॉब लॉसेस या सैलरी कट्स के बारे में सुने हैं? सिर्फ हिंदी में बात कर रहा हूं मैं, जो हिंदी पत्रकारिता में क्या एडिशंस को क्लोज किया है, सैलरीज को कट किया है, या जॉब से निकाल दिया गया है बड़ी अखबारों में? नहीं, अभी सीधे सीधे तो कोई बहुत बड़ा अखबार, बहुत प्रोमिनेंट पेपर जो है वो बंद हो गया हो, इसकी जानकारी मुझको नहीं है। और जो सैलरी देने का है, वो सैलरी देने का वक्त तो अभी आया ही था, तो इतना तो लोग अभी अंदाज मतलब वो एक तरह का सोचते हैं कि ठीक है, कुछ देरी उसमें हो सकती है। अभी तुरंत इस चीज का पता नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो मालिक लोग हैं वो भी इतने भोले नहीं हैं। वो इस कुछ लोग तो इसका फायदा उठाना चाहेंगे, वो सीधे सीधे जो है वो लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा चतुर हैं वो थोड़ा इंतजार करेंगे, और उसके बाद में, ताकि ये न कहा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि देखिए किसी को निकालिए मत वगैरह। तो अब प्रधानमंत्री की बात तो इस मुल्क में कितने लोग मानते हैं मुझको नहीं मालूम, क्योंकि बहुत लोगों को जो है मजदूरों को और अखबार जगह वाले तो जगह मानते हैं। निकाल रहे हैं लोग, बड़ी बड़ी नहीं, संख्या में अखबार मालिक तो मानते ही हैं मेरे हिसाब से, नहीं प्रधानमंत्री की बात। हाँ, तो आपने हाँ, ठीक कहा कि अखबार मालिक चूंकि उनमें मानते क्या है, थोड़ा लिहाज करते हैं, क्योंकि उनको उससे भी थोड़ा फायदा है, सरकार से भी बहुत बड़ा विज्ञापन मिलता है। और आपने देखा होगा कि अभी जब सोनिया गांधी ने जब कहा कि सरकारी विज्ञापनों का खर्चा बचाया जाए, तो बड़े बड़े अखबारों ने, जो कभी इसमें पढ़ते नहीं थे, उन्होंने संपादकीय तक लिख दिए कि नहीं, ये तो विज्ञापन तो मिलना चाहिए। तो सरकार का विज्ञापन चूंकि बड़े बड़ी संख्या में मिलता है, और सरकार की बात को अभी आसानी से शायद जो है वो लोग उसको नीचा न दिखाना चाहें। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि पहले से ये हालत थी कि अखबार बंद तो नहीं होने वाले थे, क्योंकि अखबारों की अपनी एक सत्ता है, अपनी एक ताकत है, बंद नहीं होंगे। लेकिन वो अपने कई कई सेंटर्स को एक जगह लाने की कोशिश कर रहे थे। इससे लोगों की नौकरियां जो थी वो खतरे में पड़ चुकी थी। और अब कोरोना की वजह से तो एक कहा जा सकता है कि उनको मौका मिला कि साहब देखिए, अब ऐसी हालत में जब सच में हमारी सर्कुलेशन बहुत घट गई, हमारा विज्ञापन भी बहुत घट गया, तो अब तो हमारी माली हालत ऐसी नहीं है कि हम सब उनको निभा पाए। तो प्रधानमंत्री के कहने से कुछ वक्त तक जो है आप मान सकते हैं कि ये एक रहेगा। कुछ अखबारों का अंग्रेजी में हम सुनते हैं कि बंद हुआ है, कहीं कोई पत्रिका का भी जिक्र आता है वगैरह। लेकिन मेरा मानना ये है कि इस कोरोना का असर निश्चय ही इन पर पड़ेगा, पड़ रहा है, और कई लोगों की नौकरियां जो हैं वो इसमें जाएंगी, खतरे में पड़ गई हैं।
आप और हम जो बात कर रहे हैं, आप तो अभी तो बड़े अखबारों की बात कर रहे हैं हम लोग। छोटे अखबारों का हाल क्या है? छोटे शहरों में, छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में? देखिए, दो दो तरह से इस सवाल को मैं समझ सकता हूँ। एक तो छोटे अखबारों का, जो छोटे अखबार यानी छोटे अखबारों को निकालने वाले लोग, कुछ लोग साप्ताहिक निकालते हैं, क्योंकि दैनिक अखबार तो निकालना छोटे स्तर पे संभव नहीं है। हम्म, छोटे स्तर पे आप साप्ताहिक निकाल सकते हैं। मेरा मानना है कि वो बहुत थोड़े लोगों के साथ में ही निकाला जाता है। वो उनको वो शायद अपने को किसी तरह से व्यवस्थित कर लें। उनको थोड़ा बहुत राज्य सरकारों का विज्ञापन मिल जाता है, कुछ वो अपने स्थानीय स्तर पे जुटा लेते हैं। लेकिन हम्म, जो छोटी जगहों पर जो पत्रकार काम कर रहे हैं, वो बड़े अखबारों के लिए काम कर रहे हैं या हम्म, टेलीविज़न के लिए भी काम कर रहे हैं। वो जो छोटी जगहों पर काम करने वाले पत्रकार, जो कि मेरा मानना है इस कोरोना क्राइसिस के वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं हम्म, दिल्ली के पत्रकारों में से एक आध बरखा दत्त या कुछ लोग छोड़ दीजिए जो आपको फील्ड में जाकर के काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वरना लोग घरों में बैठे हैं और घरों करेक्ट। से काम कर रहे हैं। वो लेकिन छोटी जगहों से मैं देख रहा हूँ, अखबार बड़े छोटी जगहों से बड़े अखबारों में छोटी हम्म, छोटी जगहों से लोग जाके, जैसे उदाहरण के लिए झुंझुनू में, अब हम्म, झुंझुनू में एक आईपीएस ऑफिसर जो कभी डॉक्टर था, बाद में पुलिस का अफसर बन गया। अब ऐसे संकट के वक्त में वो पुलिस का काम भी कर रहा है और डॉक्टरी भी कर रहा है। अब उसके ऊपर एक जो है स्टोरी वहाँ का रिपोर्टर कर रहा है, जाके बातचीत कर रहा है। इस तरह की कई जगहों से खबरें, लोग कहाँ काम कर रहे हैं, घर घर जाके लोग मदद कर रहे हैं। तो आप, जबकि उन इन रिपोर्टर्स को कोई साधन नहीं है। मेरे ख्याल में इनके अखबार वालों ने या टेलीविजन चैनल जिनके लिए काम कर रहे होंगे, इन्होंने इनको मास्क का पैसा भी नहीं दिया होगा। इन्होंने इनको ऐसे माइक भी नहीं दिए होंगे कि ये थोड़ा दूरी के साथ में बात कर सकें, लेकिन ये फिर भी फील्ड में जा रहे हैं। इन करेक्ट। लोगों को खतरा है, क्योंकि ये बड़ी संख्या में लोग हैं, क्योंकि काफी बड़ी संख्या इन्हीं की है। और ये जो बड़े अखबार हैं, जो बड़े अखबार तो हैं, लेकिन उनके संस्करण छोटी-छोटी जगहों से निकलते हैं, और छोटी-छोटी जगहों से जो संस्करण निकलते हैं, वहाँ पर बड़ी संख्या में इन लोगों को नौकरी मिली हुई है। कई जगहों पे नौकरी नहीं है, कई जगहों पर तो हालत बहुत खराब है। उनको तो कहते हैं आप विज्ञापन लाइए और हमारा भी काम कर दीजिए, तो वो तो शायद काम फिर भी चलता रहे। लेकिन जो लोग नौकरी में हैं, उनको मुश्किल पेश आएगी इस कोरोना के संकट के बाद में। जैसे मैंने कहा कि एक बड़े अखबार का मैंने हवाला दिया कि जहाँ छोटे सेंटर बनाने की तैयारी चल रही थी। ये हम्म, अब और अखबारों को भी इसकी तरफ जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल में उनके सामने कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि हम्म, उनकी जो है वो कमर आर्थिक स्तर पे काफ़ी टूट चुकी होगी। हम्म, नहीं, आप एक ही शब्द में अगर बोलेंगे तो ये क्या, ये सिचुएशन टेलीविजन में भी अप्लाई होगा और डिजिटल में भी अप्लाई होगा? डिजिटल हिंदी, डिजिटल और हिंदी टेलीविजन में भी? अखबार और टेलीविज़न दोनों में होगा। हाँ, हाँ। सिर्फ ऑनलाइन जर्नलिज्म में नहीं होगा, क्योंकि उनके पास में इस तरह की मुश्किल शायद ना आए। लेकिन जो जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं या और पोर्टल वगैरह जो चला रहे हैं, लेकिन अखबारों के साथ साथ टेलीविजन, क्योंकि टेलीविजन का प्रसार भी ज्यादा स्थानीय स्तर पर हो रहा है। हम जिन टेलीविजन चैनलों को पहचानते हैं बड़े चैनलों के नाम से, वो तो अपनी जगह हैं, जिनको आप नेशनल राष्ट्रीय चैनल कहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि राज्यों में जो स्थानीय चैनल हैं, लोकल चैनल हैं, वो बहुत देखे जाते हैं, और हम्म, उनके लिए काम करने वाले पत्रकारों की संख्या बहुत ज्यादा है। एक बड़े करेक्ट। चैनल का जो दिल्ली से चलता हो, उसके लिए हमारे जयपुर में तो शायद एक संवाददाता होगा या हम्म, दो होंगे। करेक्ट। लेकिन प्रदेश का जो चैनल है, उस चैनल के संवाददाता तो हर जिले में, बल्कि जिलों से भी नीचे सब डिवीजन स्तर पर भी लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो हजारों की संख्या में जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि वो वैसा ही असर होगा जैसा अखबारों पर होगा। टेलीविजन का विज्ञापन हो सकता है कि उस तरह से कम ना हो जिस तरह से अखबारों का होगा, लेकिन इसके बावजूद जो है वो उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी, और वो उन पे असर नहीं पड़ेगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ।
Now, this situation is a very interesting situation because it is across the world. But do you know of any specific cases where prominent journalists have spoken to owners, or have owners spoken to governments to ensure that there is some kind of a safety net for Hindi journalists? नहीं, मुझको नहीं लगता कि इसके बारे में कोई खुलकर बात करने को तैयार होगा। अखबार में काम करने वाला व्यक्ति या टेलीविज़न में काम करने वाला रिपोर्टर, और ख़ासकर जो स्थानीय स्तर पे छोटी जगहों पर जो लोग काम करते हैं, उनकी तो ये मैं नहीं मानता कि उनकी वो बेचारे इतना साहस जुटा सकते हैं कि बात करें। और जी। Sorry, please go on, please go on. हाँ, और दूसरा मैं ये कह रहा था कि दूसरा जो आपने सवाल ये किया कि क्या अखबार या टीवी वालों ने सरकार से बात की है, अभी तो मेरे ख्याल में ऐसी स्थिति है ही नहीं। सिर्फ एक सोनिया गांधी के बयान पर जरूर प्रतिक्रिया जो है वो आई है बड़े अखबारों की, लेकिन मेरे ख्याल में अभी सरकार से बात टेलीविजन या अखबार वाले नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोरोना की स्थिति जो है जब उबर जाते हैं इससे, उसके बाद जरूर वो लोग जाएंगे कि हमारी कमर टूट चुकी है और अब इसमें सरकार क्या मदद करने को तैयार है। क्योंकि सरकार अगर मदद नहीं करती है तो ये जो छंटनी की तैयारी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जिसकी आशंका नजर आती है, तो उसके बारे में फिर एक स्थिति तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। क्योंकि सरकार अगर नहीं मदद कर सकती है और अखबार और टेलीविजन वालों के पास में साधन नहीं बचे रहते हैं, तो किस तरह से अपने पांव अपनी चादर को जो है वो छोटा करेंगे, और कितने लोगों की नौकरियां जाएंगी, कितने संस्करण बंद होंगे, या कितने सेंटर्स जो हैं उनकी क्लबिंग ये लोग करेंगे, ये चीज जो है ये बाद में ही सामने आएगी। हमारा जो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी है, जो मालिकों का सोसाइटी है, इन्होंने 2 बार अभी सरकार को खत लिखा है। एक बार प्रधानमंत्री को, एक बार फाइनेंस मिनिस्टर को लिखे हैं, जहां पे इंडस्ट्री के जो मसले हैं उसको सामने लाए हैं। जीएसटी को निकालने के लिए, टैक्स हॉलिडे देने के लिए, इन विषयों पर ये लोग काफी सारे खत लिखे हैं। पर मैं जो समझता हूँ कि ये सोसाइटी या एडिटर्स गिल्ड हो या प्रेस काउंसिल हो, कोई भी एम्प्लॉयज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जर्नलिस्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सिर्फ एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के बारे में, सर्कुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स पे बात कर रहे हैं, टैक्स हॉलिडे के लिए बात कर रहे हैं। पर कोई भी जर्नलिस्ट या जर्नलिस्ट के सैलरीज या जर्नलिस्ट के जॉब्स जो हैं या उनके इंश्योरेंस स्कीम्स जो हैं, कोई भी, मैं किसी को भी नहीं देख रहा हूँ। सिर्फ 1-2 यूनियंस को देख रहा हूँ। बॉम्बे से बृहन मुंबई यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने बात किया है, कश्मीर में कश्मीर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने बात किया है, और मैं देख रहा था एक और यूनियन IJU शायद इसके बारे में बात कर रहे हैं। पर मैं जो देख रहा हूँ, हमारे जो बड़े बड़े सोसाइटीज हैं, INS जो हो या एडिटर्स गिल्ड जो हो या कोई भी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया हो, मैं ये नहीं देख रहा हूँ। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और आपने बहुत ही जरूरी ये बात उठाई। एक चीज इसी से जहां तक हमको उस पर जाना चाहिए, INS अगर कोई बात उठाता है वो तो ठीक है, क्योंकि मालिकों की ही संस्था है, और अखबार और टेलीविजन वाले उन पे दबाव डालेंगे कि ये सवाल आप सरकार से मांग कीजिए, वो मांग करते रहें, वो मांग करते रहेंगे। असल बात ये है कि पत्रकारों के बारे में जिसकी परवाह हमको होनी चाहिए, उनका क्या होगा। आपने यूनियन का जिक्र किया, यूनियनें बची ही नहीं हैं। यूनियन तब बनती है जब लोगों की नौकरी पक्की होती है। उन पक्की नौकरी वालों की यूनियन बनती है। जो कच्ची नौकरी में है या कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, अनुबंध पे काम कर रहा है, वो यूनियन नहीं बना सकता है। तो आप ये देखिए कि पिछले करीब 20 सालों में, मैं ये सोच सकता हूँ क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में मैंने 26 साल काम किया, और इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, राजस्थान पत्रिका, थोड़े अखबार ही थे जहाँ पे पूरा का पूरा एक तरह से वेज बोर्ड लागू था। तो बच्छावत वेज बोर्ड आया, हाँ, उसके बाद में जो है कई बच्छावत सबसे पहला था 1980 में, लेकिन उसके बाद में जो है बहुत सारे वेज बोर्ड आए। वेज बोर्ड तो सरकार ने ही बनाए थे, और सरकार ने ही उन वेज बोर्ड्स को एक तरह से खत्म कर दिया। खत्म ऑफिशियली नहीं किया,
अभी भी जो है वो मजीठिया वेज बोर्ड का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक अटका पड़ा हुआ है। लेकिन लोग कितने हैं जो उस वेज बोर्ड के तहत आते हैं? वो मुट्ठी भर लोग होंगे, क्योंकि धीमे धीमे करके जो ये कॉन्ट्रैक्ट कल्चर चली, अनुबंध की, या कहना चाहिए ठेके पर पत्रकार लेने की, उसके बाद में लोगों के जो राइट्स या जो अधिकार, या बल्कि कहना चाहिए कि अपने हक के लिए लड़ने की जो ताकत है, वो ताकत खत्म हो गई। उसकी हवा निकाल देने में सरकार ने उतनी ही मदद मालिकों की जितनी की मालिकों ने चाहा। वरना सरकार, क्योंकि सरकार ने ही अगर कोई कानून बनाया था, और कानून मुझको 80 का इसलिए याद है कि 1980 में मैं खुद वेज बोर्ड के तहत ही काम करना शुरू किया, और मेरे ख्याल में मैंने अपना करियर जो है वो वेज बोर्ड के तहत ही जो है वो चलाया। और जब भी मुझे कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट पे आने पर ज्यादा पैसा मिलेगा, तो हमने कहा नहीं, मतलब नौकरी छोड़ने का हक मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, है ना, ये इसको मैं बेचना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अब तो लोगों के सामने चारा रह नहीं गया है, क्यों कि सरकार जो है वो मालिकों की मदद कर रही है। तो ये जो संकट है, ये संकट और दूर दूर जगहों पर तो आप मान के चलिए कि कोई सोच भी नहीं सकता है कि उनकी रोजी रोटी को, उनकी नौकरी को, उनके रोजगार को सुरक्षा देने का काम कोई कानून कहीं पे करेगा। कानून कहीं पर पत्रकार की नौकरी में, उसके रोजगार में मदद के लिए सामने है ही नहीं। इंश्योरेंस वगैरह की बातें तो बहुत बाद में आती हैं। तो हमारा जो सिचुएशन है पत्रकारों का, ये माइग्रेंट्स का व्यवस्था से ज्यादा अलग नहीं है। जो प्रॉब्लम्स उनका है, माइग्रेंट्स का है, उसी का प्रॉब्लम हमको भी है आजकल। देखिए, जो माइग्रेंट्स हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनकी समस्या अभी है, वरना वो अपना एक रोजगार अपने ढंग से करते हैं। उनके पास में वो जो संकट है वो तो हमेशा चला आ रहा है कि उनको कम पैसा मिलता है या उनको दिहाड़ी पे काम करना पड़ता है। लेकिन आपने पत्रकारों के लिए एक व्यवस्था कर रखी है। पत्रकारों के लिए जो व्यवस्था कर रखी है, सरकार ने व्यवस्था कर रखी है कि हर पत्रकार का ये दर्जा होगा, उस दर्जे पर उसको इतना पैसा मिलना चाहिए, उसको इतनी सुविधाएं मिलनी चाहिए, और उसके साथ साथ उसको सुरक्षा भी मिलती है। आप पत्रकार को बेवजह परेशान नहीं कर सकते हैं, कोई कारण ना हो तो आप उसको सजा भी नहीं दे सकते हैं। वो सारी व्यवस्था उस पूरे कानून के साथ चली आई थी। वो जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को मालिक चाहते थे कि वो खत्म हो जाए, सरकार ने उसको खत्म हो जाने दिया। सरकार अगर चाहती तो दबाव के साथ में भी कर सकती थी। मजदूरों के लिए, माइग्रेंट्स के लिए तो सरकारें कभी संवेदनशील, सेंसिटिव थी ही नहीं। पत्रकारों ने थोड़ा सा, एक कहना चाहिए कि थोड़ा संघर्ष किया, और उस दौर में पत्रकारों के संगठन भी जो थे, दो बड़े संगठन तो थे ही पूरे देश भर में, पत्रकारों के संगठन जो हैं वो भी संघर्ष करते थे, उनके सम्मेलन होते थे और एक ताकत के रूप में थे, और उनके जो संपर्क थे वो सरकारों के साथ में भी थे, और सरकारों में भी बहुत से लोग थे जो मंत्री वगैरह बने जो कभी पत्रकार भी रहे हुए थे, मुख्यमंत्री भी ऐसे बने जो कभी पत्रकार रहे हुए थे। तो उन्होंने पत्रकारों के हितों का ख्याल रखा, मालिकों की फिक्र नहीं की। लेकिन धीमे धीमे मालिकों और सरकार के बीच में एक तरह का, कहना चाहिए कि नेक्सस, एक तरह का, इस तरह का जोड़ी का संबंध बन गया कि उन्होंने मिलकर के पत्रकारों को जो है अपने हकों से दूर कर दिया। तो अब उनकी हालत, अब आप तुलना माइग्रेंट से करें और मजदूरों से करें, मेरा मानना है कई मामलों में तो उनकी और बुरी है, क्योंकि माइग्रेंट्स तो फिर अपना जितना भी रोजगार जैसा था वो रोजगार वापस अपना करेंगे, लेकिन ये लोग अगर सड़क पे आ गए तो इनको वापस कोई पत्रकारिता, बल्कि कई लोगों को पत्रकारिता छोड़नी पड़ चुकी है। लोग अब पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में हो सकता है और लोगों को पत्रकारिता ही छोड़नी पड़ जाए। तो आप अगर रोजगार करते रहें, खड्डा खोदते रहें, तो लगता है कुछ तो कर रहे हैं जो आप पहले भी कर रहे थे। लेकिन पत्रकारिता करने वाला पत्रकारिता ही करने से खत्म हो जाए और कोई दूसरा काम करने लगे, तो मेरा मानना ये है कि ये कितनी दुर्भाग्य वाली बात होगी मीडिया के लिए। One of the things I noticed, which is that at least 2 or 3 politicians came to the express solidarity with journalists in this moment. I saw a statement by Manish Tiwari, which he wrote to Prakash Javadekar, the INB minister. I saw a couple of tweets by Shashi Tharoor, where he expresses solidarity with the plight of journalists in the time of coronavirus.
Actually, I have not seen similar solidarity from the journalist bodies. I have not seen great anger and concern from the journalists, or at least the so-called leading top journalists. I don't see that. I don't see it from editors. And so unfortunately, many of the editors are now owners or vice versa. So I find that very troubling. देखिए जो राजनेता बात ऐसी करते हैं वही करते हैं जो सत्ता में नहीं होते हैं। अगर वो खुद सत्ता में होते हैं हाँ, तब पता correct. चलता है कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि तब तो उनके पास में करने के लिए काफी कुछ है। हाँ, हाँ, तो कोई मनीष तिवारी को पूछ सकता है कि ये जो वेज बोर्ड की दुर्दशा हुई, ये दुर्दशा जो है वो रोकने की चेष्टा क्यों नहीं हुई? सरकार चाहती तो किसी भी सूरत में लागू कर सकती थी और ये ठेके की जो प्रणाली है इसको पनपने नहीं दिया जा सकता था। दूसरी हम्म, जो बात आप कर रहे हैं कि पत्रकार क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो मैंने जैसा कि आपको कहा कि पत्रकार संगठन जो हैं वो उनके ही बन सकते हैं जो स्थायी नौकरी में पत्रकार हो, यानी उनकी नौकरी पक्की हो, वो कॉन्ट्रैक्ट पे ना हो। कॉन्ट्रैक्ट वालों की तो कोई यूनियन नहीं हो सकती, उनका कोई संगठन भी नहीं हो सकता है। तो अगर जो पत्रकार हैं जो पक्की नौकरी में काम कर रहे हैं या वेज बोर्ड के तहत काम कर रहे हैं, वो है ही मुट्ठी भर, तो उनके संगठनों में अब उतनी ताकत रह ही नहीं गई है। आज कोई एक बयान जारी कर भी दे तो उसको कौन सुनने वाला है, उसकी कोई ताकत नहीं है, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि बहुत ही थोड़े लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो छोड़िए ये बात, अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक की बात करेंगे। हाँ। आप जब जयपुर में बैठे हिंदी पत्रकारिता देख रहे हैं आजकल, जो टेलीविजन पे हो या प्रिंट पब्लिकेशंस, न्यूज़पेपर, अखबारों में हो, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है ये जो कवरेज जो हो रहा है कोरोना वायरस का? आप क्या समझते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या ठीक कर रहे हैं जर्नलिस्ट, क्या ठीक नहीं कर रहे हैं? देखिए, पत्रकार जो हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें कुछ शक नहीं है, और खासकर ऐसे दौर में जब घर से निकलना भी मुहाल है, वहाँ पे पत्रकार जो हैं वो पासेस लेकर के बाहर निकल रहे हैं, खबरें कर रहे हैं। बहुत अच्छी तस्वीरें जो हैं, अच्छी इस मायने में कि बहुत प्रभावशाली और करुणा जगाने वाली तस्वीरें, वो आपको देखने को अखबारों में मिलती हैं। ये सब तो है कि पत्रकार बहुत मेहनत कर रहे हैं, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि छोटी जगहों पे के छोटी का मतलब जो बहुत महानगर नहीं है, कस्बे के स्तर पे, जिला स्तर पे, वहां पर लोग मेहनत कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। और जिनको हम पॉजिटिव स्टोरीज कहते हैं, क्योंकि लोग पहले से बहुत निराश हैं, डरे हुए हैं, और उनको अच्छी खबरें ला करके देना, अच्छी चीज ला के देना, वो पत्रकार कर रहे हैं। हम्म, लेकिन इसके साथ साथ जो बुरा काम हो रहा है, अब हम्म, मुझे लगता है कि वो पत्रकारों को मजबूरी में करना पड़ता होगा, क्योंकि मालिक चाहते हैं और सरकारें चाहती हैं। हम्म, सरकार चाहती है कि जैसे अभी हाल में तबलीग का प्रसंग हुआ, जो उनकी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई। अब हाँ, उसको लेकर के जिस तरह से पूरा का पूरा हिंदू मुस्लिम जो फसाद है उसको दोबारा जगा दिया गया, और ऐसी ऐसी मतलब खबरें सामने आई जिनको पुलिस को ही उसका खंडन करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि वो जो रिपोर्टर हैं, वो रिपोर्टर की क्या दिलचस्पी हो सकती है एक झूठ को गढ़ने में। हम्म, लेकिन अगर कोई बड़ा टेलीविजन चलाने वाला खुद अपने कार्यक्रम में अपने मुंह से बोलता है कि मुंबई में जो लोग जमा हुए, और जो अब तो साफ हो गया है कि कोई टेलीविजन पे गलत खबर आई, और उस गलत खबर की वजह से लोग वहां जमा हुए और स्टेशन पे जमा हुए। अब स्टेशन पर एक मस्जिद भी है, तो उन्होंने कहा लोग मस्जिद पे जमा हो गए। इससे क्या संदेश इस देश में जाता है कि वहां जमा होने वाले लोगों में भी कोई हिंदू मुसलमान वाला एंगल था, जो कि नहीं था, वहां सभी लोग जमा हुए थे। तो इस तरह से जो एक गैर जिम्मेदाराना चीज हुई है, और इसमें मेरा मानना ये है कि जो निहित स्वार्थ हैं, जिनमें कई लोग सत्ता में भी बैठे हुए हैं और दोबारा सत्ता में आना चाहते होंगे, तो ये जो कोरोना की वजह से वो जो सांप्रदायिकता फैलाने वाला जो काम है, जो भी ऐसा लोग चाहते हैं, उसका हिस्सा मीडिया के मालिकों की वजह से, चाहे वो किसी एजेंसी
का मालिक हो, चाहे वो किसी टेलीविजन चैनल का मालिक हो, चाहे किसी अखबार का मालिक हो, उनकी वजह से बेचारे पत्रकारों को जो मैंने कहा कि बहुत कच्ची नौकरी की दशा में काम करते हैं, उन लोगों को ऐसी चीजें देनी पड़ रही हैं जो मैंने कहा कि जिनका खंडन उत्तर प्रदेश तक की पुलिस के कम से कम 4 मैंने ट्वीट ऐसे देख लिए तो उन्होंने कहा कि ये जो आपने खबरें दी हैं ये गलत हैं, ऐसा नहीं हुआ है। पुलिस पर थूका, बाद में पता चला कि नहीं, दूसरा वीडियो किसी और जगह का आपने चला रखा है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, तो ऐसे दौर में जो हमारे यहाँ पहले ही दिल्ली में अभी-अभी एक दंगा हुआ है, लोग मारे गए हैं, तो इस समाज जो पहले से एक इतनी बड़ी बीमारी से बल्कि महामारी से ग्रस्त है सांप्रदायिकता की, उसको ऐसे मौके पे हवा देना जब एक ऐसी महामारी अचानक आके पड़ गई है पूरी दुनिया पे, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक है। और उसमें अगर मीडिया जो दुर्भाग्य से कई मामलों में शरीक हो गया है, ये कहने में मुझको कोई संकोच नहीं है, ये बहुत अफसोस होता है कि मीडिया का इस्तेमाल चाहे वो कोई राजनीतिक दल करता हो, कोई सरकार करती हो, और उसका इस्तेमाल अगर मीडिया हो जाने देता है अपने फायदे के लिए और पत्रकारों का भी इसके लिए इस्तेमाल करता है, तो मैं मानता हूं कि ये पत्रकारिता के इतिहास में बहुत ही अजीबोगरीब बात काम हो रहा है। It's a good thing you brought this up, Mr. Thanvi Saab, because I think the communal overtones in the coverage of coronavirus has been more explicit and open in the case of Hindi media, certainly. But these are the questions I have for you. Is this communalization, the so-called Islamophobia of the media, uniform in Hindi media, or are there good exceptions of people who are not doing that? And secondly, you will remember that the Prime Minister of the country met, or rather spoke to editors and representatives of regional media organizations before he announced the lockdown. What are the connections you make from all these things? एक तो आपने कहा कि हिंदी अखबार, कितने अखबार ऐसे रहे होंगे, इसका एक एक करके हिसाब लगाना मुश्किल है, पर मैं बड़े अखबारों को जब गौर से देखता हूँ, बड़े अखबारों को जो ज्यादा जिम्मेदारी की उनसे आशा इसलिए की जानी चाहिए कि बहुत उनके संस्करण हैं, जगह जगह से वो निकलते हैं, उनमें ज्यादातर अखबार, मैं ज्यादातर शब्द जानबूझ के बोल रहा हूँ, ज्यादातर अखबारों ने गैर जिम्मेदारी दिखाई है। ऐसे थोड़े अखबार ही होंगे जिन्होंने बड़ी समझदारी दिखाई हो और ऐसी चीजों को सामने लाने में मदद की हो कि ये झूठ है, जैसा कि सोशल मीडिया जिसकी काफी लोग निंदा करते हैं, पर सोशल मीडिया पे कभी कुछ अच्छा काम भी सामने आता है। एक अच्छा काम ये आता है कि जो जो झूठ का प्रचार होता है, उस झूठ के प्रचार को का खंडन करने के लिए, सच को सामने लाने के लिए, जैसे ऑल्ट न्यूज है और दूसरे इस तरह के हैं संगठन, वो लोग ये कोशिश करते हैं कि सच्चाई आए और वो लोग फैक्ट चेक करके आपके सामने सच्चाई लेकर के आते हैं। ये सच्चाई लाने का काम अखबार क्यों नहीं करते हैं? अखबार जो है वो क्यों नहीं इसकी कोशिश करते कि ये झूठी खबर सामने आई? लेकिन कुछ अखबारों ने किया है, लेकिन थोड़े अखबारों ने, बड़े बड़े बहुत से अखबार हैं जिनका नाम अभी मैं लेना उचित नहीं समझता हूं, जो बिल्कुल सीधे सीधे सरकार की गोद में बैठे हुए हैं। उनके मालिक लोग जो हैं वो पहले भी संसद में जाके बैठते रहे हैं। उनके इस तरह के छोटे छोटे लक्ष्य हैं जो जिनकी सिद्धि के लिए वो लोग ये काम करते हैं, सीधे सीधे वो आइडेंटिफाइड है सरकार के साथ, आइडियोलॉजी के साथ में पहचान है। माने उनको अगर ये कहा जाए कि उनकी गोद में बैठे हुए हैं, इसलिए गोदी मीडिया शब्द जो है आजकल चल पड़ा है, तो ये कोई अनजान बात नहीं है और न वो इस चीज को शायद छुपाना चाहते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि जो प्रधानमंत्री ने जो बात की, प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए थी संपादकों के साथ, पत्रकारों के साथ। आज तक उन्होंने बात नहीं की है पत्रकारों के साथ, उन्होंने बात की है मालिकों के साथ, जिसमें कोई अपवाद स्वरूप आप अगर गिनना चाहें तो किसी संपादक को भी गिन सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अनेक अखबारों में, खासकर प्रादेशिक अखबारों में, तो मालिक ही संपादक है। जब संपादक ही मालिक है तो जो नीति बनाने का काम अखबार का करेगा वो संपादक की जगह मालिक करेगा। और अगर कोई संपादक ऐसा है जो कि मालिक नहीं है,
तो ऐसी परिस्थिति में वो इतना आजाद नहीं है जितना कि हमको एक संपादक से उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि वो किसी विवाद की स्थिति में नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो जान हथेली पे लेके, नौकरी हथेली पे लेके नहीं काम करता है, उसको भी समझौते करने हैं, फिर वही काम करता है जो मालिक करते हैं। तो मालिकों के साथ में प्रधानमंत्री अगर बात करें और उनसे कहें कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है, तो आपको किस मदद की जरूरत है, ये चीज जो है वो उस वक्त तो आप नहीं समझ सकते हैं। लेकिन जो लोग सरकार के लिए काम करते हैं और बाद में इस हवाले से इन मीडिया वालों से जब बात करते हैं, तो आप पाते हैं कि एक साथ अखबारों में एक ही किस्म की चीज छपती है। अगर मान लीजिए कोई चीज अदालत के स्तर पे हुई, तो उस पर सारे अखबारों का स्टैंड एक सा नजर आता है। आपने अगर गौर किया हो, 2 रोज पहले प्रधानमंत्री ने जब राष्ट्र को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि 3 मई तक ये लॉकडाउन जो है वो जारी रहेगा, तो 9 मैंने योगेंद्र यादव का एक ट्वीट देखा जिसमें 9 पत्रकारों ने ट्वीट किया है, उनकी सबकी भाषा एक ही है। तो पहले तो ये होता था कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का आईटी सेल अगर कोई एक ट्वीट तैयार करता था या उसका आविष्कार करता था और उसके बाद में भेज देता था, तो तमाम मंत्री, तमाम लोग वो उसको आगे से आगे चलाते थे, तो समझ में आता है कि ये एक तरह का प्रोपेगेंडा हो रहा है। लेकिन 9 पत्रकार एक साथ एक ही जुबान में, एक ही भाषा में, एक ही तरह की शब्दावली में एक ही बात का प्रचार कर रहे हो, तो ये मानना चाहिए कि अब कहीं सरकार के जो हाथ हैं वो उन तक भी पहुंच गए, उन तक बात पहुंचती है कि आपको क्या स्टैंड लेना है किस मामले में, और वो किस तरह से बात करते होंगे मैं नहीं जानता हूं। हो सकता है गिड़गिड़ाते वो बात करते होंगे, देखिए देश के भले के लिए आपको करना है, ये तो नहीं कहेंगे कि हमारी पार्टी के लिए कीजिए या ये कीजिए, जो भी कहते हों। लेकिन कोई सरकार के स्तर पे जरूर एक साथ फॉलो करता है और एक लिए सारे मीडिया का स्टैंड एक सा होता चला जाता है। किसी भी मामले में आप सोनिया गांधी के पत्र के मामले में देख लीजिए, आप अदालत सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में देख लीजिए, आप ये तबलीग वाले मामले में देख लीजिए, अचानक लगता है कि सभी जो हैं वो एक सांचे में ढल कर के तो वो काम नहीं कर सकते हैं। कोई तो लोग ऐसे भी होने चाहिए जो सच को जो है वो सामने लाएं, और कोई एक जिसको स्टैंड लेने की बात है, खासकर तबलीग वाले मामले में। कोई सवाल कोई कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि तबलीग जो है जिसने किया वो तो गुनाह था, तबलीग को नहीं करना चाहिए था, तबलीग को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन तबलीग ने जब सेमिनार किया, उस सेमिनार से कितना पहले उनके लोग यहाँ आ चुके थे। तो जब हम कहते हैं कि हम तो जनवरी में ही स्क्रीनिंग चालू कर चुके थे, तो उन लोगों को भारत में आने की अनुमति किसने दी? जब महाराष्ट्र ने अपने यहाँ तबलीग को सेमिनार करने से इनकार कर दिया जगह देने से, तो दिल्ली में उनको कैसे इजाजत मिल गई? और पुलिस के बिल्कुल बगल में। ये कोई सवाल पूछता ही नहीं। इतने साफ सवाल हैं कि तबलीग भाड़ में जाए, तबलीग के साथ जो सलूक किया जाए होना चाहिए, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी पे कोई सवाल ही खड़ा नहीं करता है कि क्या ये हमारे गृह मंत्रालय का जिम्मा नहीं था, जिनके अंतर्गत पुलिस आती है दिल्ली की, कि उनकी पीठ पीछे वही दीवार है, वहां 5,000 4,000 लोग जमा हो गए। आपको ऐसा तो हो नहीं सकता, 5 आदमी जमा होने पर भी पता चलता है, तो सब मालूम था, अनुमति लेकर के वहां पे सेमिनार हुआ होगा, तो अनुमति देने वाला भी तो जिम्मेदार है ना। लेकिन ये सवाल खड़े नहीं किए जाते, क्योंकि सवाल जो है वो सुहाने वाले सवाल नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि एक साथ एक ये स्टैंड कैसे खड़ा हो जाता है हमारे मीडिया का। क्या कोई मीडिया को मैनेज कर रहा है, या क्या कोई, चाहे किसी भी तरह से, आप देखिए देश के भले के लिए कीजिए, कोरोना की महामारी से भले के लिए कीजिए, किस तरह से कौन कैसे क्या ऑपरेट करता है मैं नहीं जानता हूं। लेकिन ये जिस ढंग से एक ढंग से ऑर्केस्ट्रेट ढंग से कहना चाहिए कि तबलीग के मामले में मीडिया का स्टैंड सामने आया है और सरकार का स्टैंड भी सामने आया है और पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनका स्टैंड भी सामने आया है, उससे मुझको लगता है कि मीडिया को कम से कम इसका पार्ट नहीं बनना चाहिए था। Excellent, excellent. I was thinking, the communalization of Hindi media is not a new story. It has been going on since the mid 1980s.
It played a very big role during the Ram Janmabhoomi movement, etc. So it's a continuing process, the communalization of the Hindi media. But listening to you, the question that comes to my mind is this communalization because of owners, because of journalists, or is it because there is a demand for such kind of communalism in the media from readers and viewers? Because this issue of the Hindi journalism, even I read a couple of Hindi newspapers every day. The thing that strikes me is that Hindi journalism has completely lost any kind of empathy for the poor and the marginalized people of this country. It seems to be that they are very much in favor of just the kind of things you're talking about, so I'm asking a very simple question. Is this because of journalists and owners, or is this because there's a demand from readers, one? And two, how did Hindi journalism lose its way so completely that there is no empathy of any kind for poor people, for marginalized, for underprivileged? It seems like everything is seen in the colors of Pakistan, Muslim, Hindu, Muslim, etc., etc. Why has this happened? एक तो हिंदी मीडिया की बात ही नहीं है, सिर्फ इसके लिए हिंदी मीडिया की पिटाई करना मैं ये मानता हूँ कि उचित नहीं। इसलिए नहीं कि मैं हिंदी मीडिया से आता हूँ, गुजराती मीडिया आप अगर मानते हो कि सारा का सारा बड़ा पवित्रता का काम कर रहा है, मराठी मीडिया बहुत ही पवित्रता का काम कर रहा है। आप जानते हैं कि अभी सारा जो परसों मुंबई में तमाशा हुआ, ये एक मराठी चैनल की वजह से हुआ था, है ना? तो सिर्फ हिंदी को जो है वो घेरना उचित नहीं होगा। पर हाँ, हिंदी के बारे में मैं ज्यादा इसलिए प्रामाणिकता से बात कर सकता हूँ क्योंकि मैंने बरसों कोई 40 साल इसी में काम किया है, तो ठीक है, ये सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा कहना ये है कि देखिए, मालिकों की राजनीति तो हाल में ज्यादा शुरू हुई है, हाल में। मेरे दौर में जब मैं आया था पत्रकारिता में, वो काफी समय तक मैंने देखा ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ पे राजेंद्र माथुर, प्रभास जोशी, कर्पूर चंद कुलिश, बहुत लोग, और ऐसे लोग, कर्पूर चंद कुलिश तो खुद अखबार के मालिक ही थे, सुरजन, मायाराम सुरजन, ललित सुरजन, एक लंबा सिलसिला हिंदी में मिलेगा जहां लोगों ने समझदारी की पत्रकारिता की, गंभीर पत्रकारिता की, और मालिकों के इशारों पे, मालिक जो हैं वो सरकार के इशारों पे उन्होंने काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने सरकार से लड़ाई भी लड़ी और कई बार सरकार कीमत भी चुकाई। अब सरकार से लड़ने की हिम्मत उनकी नहीं रही है, या कहना चाहिए वो डर गए हैं या उनको डरा दिया गया है, मुझको कारण नहीं मालूम। लेकिन एक तो मालिकों की स्थिति जो बदली है वो बहुत पुरानी घटना नहीं है, इसको यूं समझना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर मालिकों की स्थिति जो है वो बहुत पुरानी बात नहीं है, उनका चरित्र बदलना, तो इसका मतलब दूसरे शब्दों में ये निकलता है कि पत्रकारों में जो है वो एक कहना चाहिए कि संकीर्ण समझ राजनीति की और समाज की वो काम करती है, वो पहले से काम करती आई है। मालिकों के इस तरह से सरकार परस्त या किसी आइडियोलॉजी विशेष के सामने बिछ जाने की घटना के पहले से पत्रकारों में, क्योंकि पत्रकारों की संख्या तो आप मान के चलते हैं मालिकों की तुलना में कई गुना ज्यादा है, पत्रकारों में जो है ये मैं मानता हूं। और खासकर ये जो बाबरी मस्जिद जब ढहाई गई थी, उस वक्त तो ये बिल्कुल साफ हो गया था कि पत्रकारों में किस तरह से राजनीतिक समझ की परिपक्वता कम है, और बल्कि वो कई मामलों में सांप्रदायिक स्तर पर वो स्टैंड नहीं ले पाते हैं जो स्टैंड लेने की उम्मीद हमको समझदार पत्रकारों से करनी चाहिए। अब इसकी वजह क्या हो सकती हैं, कारण क्या हो सकते हैं, इसका विश्लेषण विस्तार से करने की जरूरत है। एक तो बात मैं ये मानता हूं कि पत्रकारों की बहुत शिक्षा दीक्षा नहीं है, एजुकेशन भी नहीं बहुत अधिक होती है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि ग्रेजुएट तो होते होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट भी होते होंगे,
हो सकता है पीएचडी भी करके आते हों, समझ अर्जित नहीं है। समझ का मतलब हमारे दौर में लोग पढ़ते थे, साहित्य पढ़ते थे, उनको समझ होती थी, राजनीतिक क्या क्या विचारधाराएं हैं उनकी जानकारी होती थी। अब आजकल जो पत्रकार पिछले कुछ वर्षों में हैं, मुझको नहीं मालूम कि उन्होंने मार्क्स को भी पढ़ा है, वो लोहिया के बारे में जानते हैं, वो आचार्य नरेंद्र देव के बारे में जानते हैं, वो नेहरू की राजनीति या गांधी को समझते हैं, वो विनोबा भावे के बारे में जानते हैं। उनकी समझ, राजनीतिक समझ, किस तरह से राजनीति भारत की बनी है और उसकी शक्ल बनी है, और किस तरीके से भारत की राजनीति ने सांप्रदायिकता से लड़ते हुए एक ताकत अख्तियार की थी। आप गांधी जी की वजह से कहें, और गांधी जी से लेकर के सीमांत गांधी, सरहदी गांधी जिनको हम कहते हैं, पेशावर तक, पूरे भारत ने किस तरह से एक राजनीतिक ताकत सांप्रदायिकता के खिलाफ, उस सांप्रदायिकता के दौर में जिसमें गांधी जी की हत्या भी कर दी गई थी, लेकिन फिर भी एक सांप्रदायिकता के खिलाफ एक समझ हमारी राजनीति ने अर्जित की थी, अचीव की थी। उस समझ को किस तरीके से धीमे धीमे करके बाद में कम्युनल, संकीर्ण, ओछी, समाज विरोधी राजनीति ने उस पर कब्जा कर लिया। उस चीज को अगर पत्रकार ने समझा होता तो पत्रकारिता का पतन नहीं हुआ होता। पत्रकार का स्टैंडर्ड, पत्रकार का स्तर बचा हुआ रहता, पत्रकार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास बना हुआ रहता, और अगर वो वैसा बना हुआ रहता तो आज हम ये सवाल खड़ा नहीं कर रहे होते कि कौन लोग जिम्मेदार हैं मीडिया में इस किस्म से जो गड़बड़ हुई है, जो विचलन आ गया है। ये पत्रकारों में उस ढंग से जितनी गहराई समझ चाहिए, जो मैंने कहा कि एक तो उनकी पढ़ाई का मतलब औपचारिक डिग्री वाली पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी समझ जो है वो अर्जित करने की उत्कंठा, इच्छा ही खत्म हो गई। नौकरी मिल गई, कहीं पे अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छा पैसा मिलने लगा है, नौकरी कच्ची है, पक्की है, इसकी फिक्र वो नहीं करते हैं। और उसके बाद में उनकी जो राजनीतिक समझ है, वो समझ उस भीड़ की तरफ चली जाती है जो पहले से हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रही है। तो अगर पत्रकार भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाता है तो मेरा मानना है कि पत्रकारिता के लिए इससे खतरनाक कोई बात नहीं हो सकती। So, Tanvi Saab, we are now into the last leg. We have about 10 minutes from here. Let me ask you a question which directly deals with your current position. It's a good thing you brought up the education of journalists. You are now the Vice Chancellor of the Hardev Joshi University of Journalism and Mass Communication in Jaipur. You are basically in charge of a university which is exclusively about journalism. What can future journalists do in this situation which is looking so dark and so bleak? What can your university do? What can young students do? What hope will you give these young students who are coming out and joining Hindi journalism? देखिए, हिंदी और अंग्रेजी राजस्थान में रहते हुए और उत्तर भारत में रहते हुए तो दोनों तरह की पत्रकारिता का काफी स्कोप है। हम लोगों की यूनिवर्सिटी जो है वो बिल्कुल नई है। आपको पता ही है कि ये पहले एक बार बनी थी, उसके बाद में उसको बंद कर दिया गया, उसके बाद में पिछले साल फिर शुरू हुई, और पहले भी एक पत्रकार ही इसके कुलपति थे, मेरे दोस्त सनी सेबेस्टियन। उसके बाद में अब ये नए सिरे से फिर जब स्थापित हुई और मुझको बुलाया गया, तो एक तो ये साफ जाहिर है कि चूंकि स्टेट यूनिवर्सिटी है तो स्टेट की मंशा ये है कि प्रोफेशनल पेशेवर लोग जो हैं वो निकलें और लोगों में पेशेवर समझ हो। इसीलिए पहले भी और अब भी एक पत्रकार को कुलपति के नाते बुलाया गया है। मैं पत्रकार होने के नाते, चूंकि इस क्षेत्र से आता हूं, तो मैं ये मानता हूं कि पत्रकारिता की जो शिक्षा है वो सिर्फ पत्रकारिता की शिक्षा नहीं है, क्योंकि उसमें एकेडमिक्स के लोग भी होते हैं, शोध का काम, रिसर्च का काम भी उसमें होता है, होना चाहिए, ताकि और आगे पत्रकारों को पढ़ाने वाली एक बेहतर जो है वो पूरा एक समूह उसका तैयार हो सके। लेकिन पत्रकारिता की पढ़ाई कैसी हो, हम लोग साल भर से हम लोग इसी पे बात कर रहे हैं कि हम जो पाठ्यक्रम बनाएं
वो पाठ्यक्रम या तो कहीं बने बनाए और विश्वविद्यालयों में चल रहे हैं, हम उनको ले आए और थोड़ा बहुत अपने हिसाब से तरमीम करके हम उनको करें, या हम लोग सोचें कि क्या चीज जिसकी हम इतनी अभी आपने बात की है, वो तो मेरा अपना ही रुचि का विषय है कि पत्रकारिता की अगर ये दुर्दशा है, पत्रकारिता का हाल खराब है, तो आने वाले वक्त में कैसे पत्रकार हूं जो उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो क्या चीज ऐसी है जो उनकी शिक्षा में, उनकी पढ़ाई में, उनकी ट्रेनिंग में इस तरह की हो कि उनमें जो है वो ऐसा विवेक पैदा हो कि उनको कम से कम आने वाले दौर में इस तरह का लांछन न सहना पड़े, जो कि आजकल हम लोग देखते हैं कि लोगों को सुनना और सहना पड़ता है, चाहे वो राजनेताओं की वजह से है, चाहे मालिकों की वजह से है, वो चीज अलग है। तो ऐसे में हम लोग उस पे बिल्कुल इस चीज पे ख्याल कर रहे हैं और बाहर से दूसरे पत्रकारों को भी हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं जो हमारे इन पाठ्यक्रमों को बनाने में मदद करें कि किस तरीके से, क्या है राजनीतिक समझ। राजनीतिक समझ का मतलब ये नहीं कि किसी एक पार्टी विशेष की समझ उसमें हो। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि सरकार बदलती है तो अचानक कोई अपनी विचारधारा के लोगों को आगे ला करके उनकी मूर्तियां बनाने लगता है, ला के उनको नायक बनाने लग जाता है। जो कोर्सेज, जो पाठ्यक्रम होते हैं, उसको सिरे से बदल दिया जाता है। और ये चीजें जो हैं, ये तो राजनीति हुई। हमें किसी भी एक राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से कोई भी पत्रकारिता की शिक्षा नहीं और हो भी नहीं सकती है। जैसा कि समाज में सब तरह के धर्म हैं जो होंगे, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप किसी एक धर्म की बात करते हैं तो दूसरे धर्म को नीचा दिखाते हैं और इस तरीके से धीमे धीमे करके धार्मिक उन्माद खड़ा होता है और जो सांप्रदायिकता की तरफ चला जाता है। तो राजनीतिक विचारधाराएं इतनी हैं, समाज की समझ की भी इतनी चीजें हैं, धार्मिक आस्थाएं भी तरह तरह की हैं। इन सब की समझ पत्रकार को मिलनी चाहिए, लेकिन एक विवेक के साथ मिलनी चाहिए कि अंततः ऐसी चीज जो किसी भी सूरत में सांप्रदायिक न हो, किसी भी सूरत में समाज विरोधी न हो, संप्रदायों को आपस में लड़ाने वाली न हो, बल्कि समाज को आगे ले जाने वाली हो। तो इस तरह से कैसे ऐसी समझ पैदा हो, पहली बात। दूसरी बात, और कई चीजें जो धीमे धीमे करके हमारी पत्रकारिता में बर्बाद हो चुकी हैं, जैसे भाषा, लैंग्वेज। भाषा इतनी खराब हो चुकी है, मतलब लोगों के पास में अच्छी शब्दावली नहीं है। अपनी बात को कहने के लिए उनके पास में उनको बार बार जो है सोचना पड़ता है कि सही शब्द क्या है, नहीं समझ में आता है तो अंग्रेजी के शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। अंग्रेजी लिखते हुए आप अंग्रेजी के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी कभार हिंदी का भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कभी कभार अंग्रेजी का कर सकते हैं, लेकिन आप हिंदी के अखबारों में पाएंगे कि दुनिया भर की अंग्रेजी शब्दावली आ गई है, तो हिंदी हिंदी रही ही नहीं है। तो ये भाषा को लेकर के भी किस तरह से समझ पैदा हो, समाज को लेकर के भी एक नई समझ अर्जित हो, और हमारे जो नायक रहे हैं, चाहे वो किसी भी विचारधारा से आते हों, उन सबको समझते हुए पत्रकार जो हैं वो तैयार हो सकें। कैसे, किस तरह का पाठ्यक्रम ऐसा बने, हम अभी इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। इसमें कितनी सफलता मिलेगी मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कोशिश हमारी पूरी है। Excellent. So one last question. I hope our own dark prediction for the future will not come true. I hope so, but I'm not so sure it will not come. So therefore, what are the 3 or 4 pieces of advice you will give to Hindi journalists who may be in trouble in the future? What do you think they should do now? Let's say I am a 50-year-old man who's a sub-editor in Muzaffarnagar. How should I prepare for the future if I am in suddenly in danger of losing my job? एक बात तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, इसमें खतरा है पत्रकार को, लेकिन उसको तन के खड़ा होना सीखना चाहिए। तन के खड़ा होके सीखे, यानी अपना स्टैंड उसको लेना आना चाहिए। क्योंकि नौकरियां, देखिए, लोग, अगर आप में प्रतिभा है, आप में काम करने की क्षमता है और काम करने का जज्बा है, तो एक नौकरी से चिपके रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वहां पे काम करने की आजादी नहीं मिलती है, तो इस तरह से अगर इस किस्म की समझ और एक जागरूकता, अवेयरनेस पैदा होती है पत्रकारों में, तो मेरे ख्याल में इसका दबाव मालिकों पर भी पड़ता है कि इतना आसान नहीं रह गया है
कि पत्रकारों को हम अपने हिसाब से हाँक सकें। इसके लिए ताकत पत्रकारों को खुद खड़ी करनी पड़ेगी। वो अगर अपनी ताकत को खुद खो देते हैं और बगैर किसी इशारे से पहले ही वो इस ढंग की पत्रकारिता शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से बाकी पत्रकारों को नीचा देखना पड़े, तो मैं मानता हूं कि एक तो दोष उन पर आता है। दूसरी बात, मैंने जैसा कहा कि उनको अपनी समझ बढ़ानी चाहिए, उनकी राजनीतिक समझ, उनको खुद अगर एक ऐसी संकीर्ण समझ लेकर के वो पत्रकारिता में आते हैं, क्योंकि एक आम व्यक्ति जो आपको रेलगाड़ी में या बस में मिल जाता है, वो उस ढंग की अगर समझ रखता है तो फिर वो पत्रकार बनने के काबिल नहीं है। उसकी समझ के लिए उसको पढ़ा लिखा होना जरूरी है, और पढ़ा लिखा का मैंने कहा कि उसका ताल्लुक किसी डिग्री से नहीं है। उसकी समझ होनी चाहिए कि वो विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का, धार्मिक विचारधाराओं का, सांप्रदायिकता के विचारधाराओं का, और उसके जो परिणाम समाज भुगतता आया है उसका, तानाशाही की विचारधाराओं का, उसके परिणाम जो समाज और दुनिया भुगतती आई है उसका, इस समझ के साथ में अगर पत्रकार तैयार होता है तो मेरे ख्याल में ये दो जो चीजें हैं वो अगर मिल जाती हैं तो शायद पत्रकार जो है वो अपने स्तर पे उन मुश्किलों से लड़ने में या स्टैंड लेने में या मुकाबला करने में सक्षम हो जो आज की तारीख में उनके लिए एक चुनौती बना है। क्या क्या सोशल मीडिया या डिजिटल जर्नलिज्म में कुछ चांसेस रहेगा इनके लिए? निश्चय ही मेरा मानना यह है कि जो आने वाला दौर है उसमें ये जो ऑनलाइन या वेब जर्नलिज्म, इसका बहुत स्कोप बढ़ रहा है। इसमें रोजगार भी बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें पैसा नहीं रहेगा या रोजगार नहीं रहेगा, क्योंकि विज्ञापन इनमें इनमें चूंकि ये कम खर्चे पर चलने वाले माध्यम होंगे, लेकिन इनका असर व्यापक होगा। इनकी पहुंच, अभी भी अगर आप देखें तो काफी लोग अब टेलीविजन को मोबाइल पर ही देखने लगे हैं। मोबाइल पर अखबार भी पढ़ लेते हैं, मोबाइल पर टीवी भी देख लेते हैं, मोबाइल पर ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह भी हो जाता है। तो ये जो तकनीक है, और आने वाले दौर में हम और क्या टेक्नोलॉजी जो है वो आएगी, इसके बारे में अभी हम लोग नहीं अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अब सिर्फ प्रिंट और टेलीविजन की जर्नलिज्म नहीं है, जर्नलिज्म का स्कोप, जर्नलिज्म का दायरा बढ़ता चला गया है। इसलिए जो नए पत्रकार हैं उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनको इतनी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी बड़ा उनके सामने क्षेत्र खुलने वाला है। और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे अखबारों में काम करने वाले लोग अभी पोर्टल्स में काम कर रहे हैं, जो कि काफी दिग्गज पत्रकार माने जाते थे, संपादक माने जाते थे, वो वेब जर्नलिज्म में चले आए हैं। तो वेब जर्नलिज्म जो है उसमें स्कोप है, और वेब जर्नलिज्म की अपनी खूबियां भी हैं। आप एक अखबार में छिपी हुई गलती को सुधार नहीं सकते हैं। एक टेलीविजन पे, रेडियो पे जो चीज हवा में चली गई आप सुधार नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक पोर्टल पर लिखा है और कोई उसमें कोई त्रुटि चली गई है, आप उसको सुधार भी सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी खूबियां लेकर के ये नया मीडियम, नया माध्यम आ रहा है, और उसमें मेरा मानना है कि एम्प्लॉयमेंट के, रोजगार के भी काफी साधन होंगे। और ये जो है पत्रकारों में एक तरह की ताकत, एक तरह का कॉन्फिडेंस भी पैदा करेगा, क्योंकि जो मुश्किलें उनको ये कैपिटलिस्ट कहना चाहिए कि जो पूंजीवादी छोटे छोटे मालिकों के अखबारों में और टेलीविजन चैनलों में जो पेश आ रही हैं, जो इस तरह से छोटे पैमाने पर शुरू होंगे, सोशल मीडिया कहिए या वेब जर्नलिज्म कहिए, या जो नई न्यू टेक्नोलॉजी जो होगी मीडियम की, उसमें आएंगे, उसमें उतने कंप्रोमाइजेज, उतने समझौते शायद नहीं होंगे जितने कि आज पत्रकारों के सामने पेश हैं। Excellent. So absolutely the last question. I know that you are very concerned about the morality of journalists, about integrity, about ethics, and about corruption in journalism. I want you to briefly and very quickly, Tanvi Saab, talk about it, about why Hindi journalists should be very aware of it and stay away from it. Why only Hindi journalists, All of us. I think all journalists are facing the same problem. देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मॉरलिटी की बात जो है वो सबके सामने है, और उनको प्रभावित करने की, उनको करप्ट करने की कोशिशें भी जगह जगह पे सामने आती हैं। किस तरह से आती हैं ये सब विस्तार की बातें हैं, लेकिन पत्रकार को एक ही बात समझ लेनी चाहिए कि अगर वो पत्रकार बना है तो उसको इस चीज से दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि पत्रकार से जो लोग उम्मीद करते हैं,
जिस तरह की समझ की, विवेक की और मौके पे एक स्टैंड लेने की, वो अगर उस तरह की उस रास्ते पे चला जाता है जिसमें समझौते करने पड़ते हैं या जहाँ पे करप्शन की तरफ जो सड़क चली जाती है, तो उसके बाद में फिर उसको जर्नलिज्म में आना नहीं चाहिए, क्योंकि उस तरफ जाने के लिए और भी बहुत सारे रास्ते मिल सकते हैं, पगडंडियां मिल सकती हैं अगर उस तरफ ही जाना है। उसके लिए आप जर्नलिज्म जैसी जगह को क्यों खराब करते हैं? तो मेरा कहना ये है कि इस दुनिया में अगर कोई आ गया है तो मान के चले, और आने वाले दौर में पैसा अभी भी टेलीविजन वगैरह पे अच्छा पैसा मिलने लगा है, अखबारों में तो नहीं मिलता था, और आने वाले दिनों में भी अच्छा पैसा लोगों को मिलेगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। जो पत्रकारिता जो लोग पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटीज में, पहले इतना पैसा पढ़ाने वालों को नहीं मिलता था, वहां भी स्थितियां बेहतर हुई हैं। तो पत्रकारिता की दुनिया में आने वाले दौर में पैसा अधिक मिलेगा, लेकिन ये चीज है कि अगर आप मॉरलिटी के साथ, नैतिकता के साथ और भ्रष्टाचार के खिलाफ कमर कसते हुए अगर आप इस क्षेत्र में नहीं आते हैं तो फिर मान के चलिए कि आप गलत जगह आ गए हैं। Yeah, excellent. Om Tanvi Saab, thank you very much for joining me. That was Mr. Om Thanvi, who is former editor of Jansatta, the Hindi newspaper from the Indian Express Group, currently the Vice Chancellor of the Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication in Jaipur, and a former General Secretary of the Editors Guild of India, and a well-traveled, widely read man. And I thank you very much, Om Thanvi Saab, for joining me. I hope this has been of some use to listeners. But this is our own little effort for our profession. So thank you very much, Tanvi Saab. Thank you very much. It was my pleasure. Thank you, sir.